ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास पहला जो ये टॉपिक हमें पिछला वाला मैंने समझा दिया सारा, वर्ड वाज ऑल अबाउट द लंग्स। अब हम थोड़ा मैकेनिज्म को रिलेट करेंगे किस तरह लंग्स के साथ ब्रीथिंग का क्या हुआ है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, द डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स इंकम्प्लिश द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स में ये इनकी परफॉर्म करी ब्रीथिंग होती। तो ये डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम हमें पता है ना, जो ये भी रिस्पायरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो नहीं हो सकती, इस तरह लंग्स नहीं होंगे तो नहीं हो सकता। अब एब्डोमिनल मसल्स, कुछ स्टमक के मसल्स जो होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड द इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स मसल है चेस्ट में जो प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये मिला के हमारे पास एक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स का फिनोमेना बताते हैं। तो अब क्या होगा कि ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन टू फेजेस, ठीक है। विल डिस्कस टू फेजेस ब्रीथिंग के दो फेजेस, एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता है उसका प्रोसेस बताएंगे, एक्सहेलेशन में क्या होता है वो बताएंगे। और दोनों हमारे पास ये है कि हम लोगों को पता है कि दोनों इनहेलेशन एक्सहेलेशन दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। वो कैसे, मैं आगे बताती हूँ। पहला पॉइंट है, पहला फेज क्या है, इनहेलेशन। ओके, पहले हम इनहेलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक्सहेलेशन की तरफ जाएंगे। सो इनहेलेशन क्या है, द रिब मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब्स आर रेस्ट। ओके, अब क्योंकि इनहेलेशन में क्या होती है कि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो अंदर लंग्स वगैरह रिब्स सब कुछ होंगे वो क्या करेंगे, दे विल वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस वक्त। ओके, अच्छा, अब रिब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कब, जब एयर इंटर होगी बॉडी में, क्या होगी, एयर इंटर होगी, तो रिब मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड द रिब्स दे आर रेज्ड। ओके, उस वक्त रिब्स क्या होंगे, रेज्ड होंगे क्योंकि वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ रहे हैं। द डायफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स फ्लैटन। ओके, अब जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट कैसे होगा, क्योंकि अब जो हमारे पास उसके बिल्कुल डायफ्राम के ऊपर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में एयर भर रही है, तो वो क्या होगी, अपनी पोजीशन से थोड़ा हट के इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या कि डायफ्राम पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। डायफ्राम उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका वो तो डूम शेप का होता है ना, डूम शेप थोड़ा मतलब थोड़ा सर्कल को थोड़ा ऊपर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट, क्योंकि उसके ऊपर लंग्स का प्रेशर पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि डायफ्राम अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड डिक्रीजेज द प्रेशर ऑन लंग्स। ओके, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी डायफ्राम की, लंग्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। एक जो एरिया होगा चेस्ट कैविटी, वो थोड़ा उसका एरिया क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, सही है, एक्सपेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एरिया, हम यहाँ पर हमारे पास थोरेसिक कैविटी थोड़ी एरिया तो वो एक्सपेंड हो जाएगी एंड डिक्रीजेज द प्रेशर ऑन लंग्स। ऑफ कोर्स क्यों डिक्रीज होगा प्रेशर ऑन लंग्स, क्यों, क्योंकि एयर भरी है तो उसकी पोजीशन, उसके जो लाइक पोजीशन ऐसी होगी कि वो अपने इन्फ्लेटेड स्टेट में हो गया, वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उस पर जो उसके ऊपर प्रेशर होगा लंग्स पे वो नहीं लगेगा। आगे क्या होता है, देयर आर टू सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, दो सेट के इंटरकोस्टल रिब मसल्स की बात कर रही हूँ, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक अंदर के मसल्स होते हैं रिब मसल्स, और जो उसके विद इन प्रेजेंट होते हैं, और एक कौन से होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। तो दोनों का रोल बताती हूँ, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अच्छा, जब ये हम लोगों के पास इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस वक्त किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, बाहर वाले मसल्स की, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल। अब रिलैक्सेशन किसकी हो रही है, अंदर वाले मसल्स की, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ क्या हो रही है कि वो एक्सपेंड हो रही है, तो एरिया बढ़ रहा है उसका। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स की बाहर की तरफ वाले, और जो रिलैक्सेशन किसकी तरफ हो रही है, अंदर वाली, क्योंकि उनमें एयर भर रही है, एंड कॉजेज द रिब केज टू मूव फॉरवर्ड। तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, क्योंकि एरिया एक्सपेंड हो रहा है, तो जो रिब केज है वो कहाँ जाएगा, मूव क्या करेगा, वो फॉरवर्ड की तरफ मूव, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। थोड़ा हम लोग जब ज़्यादा देर सांस भरते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा हम लोगों को जो चेस्ट एरिया होता है, जो रिब केज होता है, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो दिस इज फिनोमेना। फिर है नंबर 6, द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जैसे ही लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर विद इन देम ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगा। तो लंग्स क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब उनका थोड़ी जो नॉर्मल एरिया है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो एयर प्रेशर होगा उसमें विद इन देम वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर स्पेस ज़्यादा बन जाएगी ना, तो एयर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पकड़ लेंगे। तो इस वजह से एयर देयर फॉर एंटर इनटू द लंग्स, क्योंकि इनहेलेशन हो रही है, तो ऑफ कोर्स एयर क्या करेगी, वो अंदर जाएगी टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। इसका क्या मतलब हुआ, टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड मीन्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक होता है ना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, तो क्या होता है कि अब इस चीज़ को जैसे ही एयर एंटर अंदर होगी ना,
तो वो अपने अपने जो अंदर के बॉडी का जो प्रेशर होगा, ठीक है, एयर प्रेशर और बाहर का जो प्रेशर, उसको दोनों को, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो वो उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉडी, क्योंकि बॉडी इतनी देर तक नहीं ले सकता इतना ज़्यादा प्रेशर। तो अब इनहेलेशन इतनी देर नहीं हो सकती, उसको हम लोगों ने वो एयर को एक्सहेल भी करना होता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। सो उस प्रेशर को हम लोगों को इक्वलाइज करना बहुत ज़रूरी है, सही है। एयर जैसी अंदर जाएगी। ओके, सेकंड फेज इनहेलेशन की समझ आ गई। ओके, एक्सहेलेशन की हम बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, रिब मसल्स। अब वहाँ पर क्या हो रही थी, देखते हैं। रिब मसल्स यहाँ पर इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और रिब्स रेज्ड हो रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, the rib muscles relax, bringing rib muscles back to its original position. Okay, अब यहाँ पर rib muscles relax हो रही हैं और उसने rib muscles को कहाँ पर ले आया, अपने back to its original position, सही है। ओके, नंबर 2 पॉइंट, डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम डूम शेप अगेन। और वहाँ पर क्या था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, द डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम्स डूम शेप अगेन, ठीक है। यहाँ पर रिलैक्स हो गया, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था इनहेलेशन में, क्योंकि एयर अंदर जा रही थी, यहाँ पर एयर बाहर निकल गई है। The relaxation of muscles decreases the area of thoracic cavity and increases the pressure on lungs. Okay, अब क्योंकि सारी एयर निकल गई है, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल अब सब कुछ अपने अपने वापस अपने स्टेट पर जा रहा है, तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स क्या हो जाएगी, जो मसल अपने पहले कॉन्ट्रैक्शन में थे ना, तो अब क्या रिलैक्सेशन हो जाएगी उनकी। और दूसरा जो एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, वो हमारे पास इनहेलेशन में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि अब सारे अपनी जगह पे वापस आ गए, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, उनकी जो कैविटी का जो एरिया होगा, पहले एक्सपेंशन हो रही थी ना, तो वो अब नहीं होगा। एंड इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि अब इन्फ्लेटेड स्टेट में नहीं है लंग्स, दे आर नॉट इन द इन्फ्लेटेड स्टेट, वो अपने ओरिजिनल जो स्टेट है उसमें वापस आ जाएंगे। और ओके, अब हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की थी, कोस्टल मसल्स की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो इनहेलेशन था, इसमें आप देख रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल था। अब इसमें क्या हो रहा है कि द रिलैक्सेशन किसकी हो रही है, एक्सटर्नल, बाहर वाले मसल्स अब रिलैक्स करेंगे, और जो इनर इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करेंगे, वो अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सही है। किस स्टेट में, एक्सहेलेशन के स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कौन से मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल वाले, एंड विच कॉजेज द रिब केज टू मूव बैकवर्ड, ठीक है। जब एयर निकल गई तो क्या हो गया कि रिब केज अपने वापस स्टेट में आ गया, बैकवर्ड जो है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर प्रेशर विद इन देम ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो जो लंग्स हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पिछले जो इनहेलेशन था उसमें क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि एयर क्या कर रही थी, अंदर जा रही थी, स्पेस एरिया जो थोड़े से कैविटी का जो एरिया था वो बढ़ रहा था। तो अब लंग्स क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एयर प्रेशर विद इन देम ऑल्सो इंक्रीज। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो अपने उसमें वापस हो जाएंगे, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट था, पहले तो एक्सपेंड हो गए थे ना, तो अब क्या, वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वापस आ जाएगा, और जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, वो भी अपने शेप में वापस आ जाएगा, और एयर प्रेशर विद इन देम वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। ओके, एयर देयरफॉर लीव्स द लंग एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो एयर क्या करेगी, अब वो क्योंकि एक्सहेलेशन का प्रोसेस है तो बाहर तो निकलेगी ऑफ कोर्स एयर, एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, वो एक्सपेल हो जाएगी लंग्स से। तो ये इसको हम बाहर से क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग। और मैंने बताया कि ये किस तरह दोनों एंटागोनिस्टिक प्रोसेस को हमने आज डिस्कस किया, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। तो दिस वाज ऑल। ये मैंने इसी डायग्राम को बार बार रिप्रेजेंट इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि देखें, जब एयर इनहेल हो रही है तो लंग्स कैसे इन्फ्लेट कर रहे हैं, देखें। तो उस वक्त जो नीचे यहाँ पर डायफ्राम तो नहीं देखा, लेकिन डायफ्राम क्या होता है कि जैसे ही इन्फ्लेट होते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, और जैसे ही एयर निकलती है बाहर तो क्या होता है कि वो अपने डूम शेप में वापस आ जाते हैं, और लंग्स भी अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस है, दोनों फेजेस को मैंने डिस्कस किया बहुत डीप। ओके, थैंक यू सो मच। आपको मेरे टॉपिक अच्छा लगे, आपको क्लियरली समझ आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।